lecture number 33 and 34 on gene mapping. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जीन मैपिंग क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर जो हमने जीन लिंकेज के बारे में पढ़ा था, आप लोग को अगर याद हो, वो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था जीन लिंकेज के बारे में। तो वो इससे कुछ रिलेट करता है, ठीक है ना। उसमें हमने क्या किया था कि हमने जीन्स के दरमियान जो है डिस्टेंस कितना है, जीन लिंकेज कौन सी होगी, नियरर जितने जीन्स जो है आपस में नज़दीक होंगे तो उनके दरमियान कौन सी किस तरह की लिंकेज होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी या लो लिंकेज होगी, या जो दोनों टर्मिनल पे होंगे उन पे उनके दरमियान कैसी लिंकेज होगी। तो वो इससे कुछ रिलेटेड है, क्योंकि हमने लिंकेज में पढ़ा था कि जो हमारे पास जीन्स हैं वो एक लीनियर वे में हमारे पास अरेंज होते हैं क्रोमोसोम में। तो अब जीन मैपिंग क्या है? ये वो जीन मैप करना, यानी कि उस क्रोमोसोम में वो जीन्स प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो जीन मैपिंग होती है। जेनेटिक्स में हम इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने इसका ब्रीफ एक इंट्रो चाहिए, ठीक है ना। कि आगे जब आप लोग जीनोमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप ये चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। जीन मैपिंग क्या है? डिस्क्राइब द मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ द जीन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द जीन। ये क्या करते हैं, जीन मैपिंग टेक्निक क्या है हमारे पास, कि हम इससे लोकस ऑफ द जीन फाइंड करते हैं, यानी कि वो जगह फाइंड करते हैं जहाँ वो जीन प्रेजेंट होता है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द जीन, जो हम ऑलरेडी जीन लिंकेज देख चुके हैं, ठीक है ना, कि उन दोनों में के आपस में डिस्टेंस कितना है, तो उसको हम जीन मैप कहते हैं। इसके नाम से ही देख लो कि जीन को मैप करना। अब मैप क्या चीज़ होती है? ये वो नक्शे वाला मैप नहीं है। दैट मीन्स कि हम उसको उसका एक कार्बन कॉपी निकाल के देख रहे हैं कि भाई उसमें चीज़ें कहाँ-कहाँ मौजूद हैं। वो चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करना, दैट इज़ कॉल्ड एज़ मैपिंग। The essence of all genome mapping is to place a collection of molecular marker onto their representative position on the genome. Molecular marker come in all forms. Genes can be viewed as one special type of genetic markers in the construction of genome map the same way as any other marker. अच्छा, अब इस ये जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है इसका खुलासा क्या है, ये कहना क्या चाहता है कि जीन मैपिंग में हम क्या करते हैं, मार्कर्स, यहाँ इसने मॉलिक्यूलर मार्कर्स लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ें होती हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स? मॉलिक्यूलर मार्कर्स वो चीज़ें होती हैं, अब वो अपने नाम से भी बता रहा है कि मार्कर, मार्कर से क्या मार्कर का क्या मतलब है कि कहीं निशानी लगाना। तो वो मॉलिक्यूलर मार्कर कौन से होते हैं? वो हमारे पास कोई भी एसएनपीज़ हो सकती हैं, कोई भी टैंडेम रिपीट्स हमारे पास हो सकती हैं। वो टैंडेम रिपीट्स या वो एसएनपीज़ जो हमने की हुई हैं, स्निप्स जो है हमारे पास, वो हम उस जीनोम में हम एज अ मार्कर यूज़ करते हैं, जो कि हमें बताता है, जहाँ से हमें यानी पता चलता है कि जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये उसकी बात कर रहा है, दैट कैन बी यूज्ड एज स्पेशल जेनेटिक मार्कर्स। ये इसके बारे में हम जरा नीचे थोड़ा सा और पढ़ लेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, ठीक है ना। तो ये उसके बारे में बात कर रहा है कि जब हम जीनोम मैप बना रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट वे है कि हम जेनेटिक मार्कर्स को यूज़ करें, ठीक है। अब जीनोम मैपिंग की तरफ आते हैं कि जेनेटिक mapping is based on the use of genetic techniques to construct the map showing the position of genes and other sequence feature on the genome. अब genetic map जो यूज कर रहे होते हैं, जो उसकी जो टेक्निक यूज कर रहे होते हैं, that shows the position of the genes, वो हमारे पास पोजीशन ऑफ द जीन्स बताता है कि वो कहाँ। अब ये हमारे लिए इजी इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो क्रोमोसोम है उसमें तमाम के तमाम जीन्स लीनियर वे में प्रेजेंट होते हैं, लीनियर वे में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। एंड सीक्वेंस फीचर्स ऑन अ जीनोम, और कुछ सीक्वेंस फीचर्स जो है हमारे पास वो बताता है, जिसमें ये मैंने टैंडम रिपीट्स का कहा, उसमें अगर मॉलिक्यूलर और कोई मार्कर मौजूद है तो वो हमें चीज़ें बता देता है सीक्वेंस के जीनोम के बारे में, ठीक है। जेनेटिक टेक्निक includes crossbreeding experiments or case of human and the examination of family histories या पेडिग्री। अब ये क्या बता रहे हैं कि जेनेटिक टेक्निक्स में हमारे पास क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स मौजूद होते हैं, जो हम ऑलरेडी मेंडेलियन में पढ़ चुके हैं कि जेनेटिक टेक्निक में उस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, एंड केसेस
of genome and cases of humans, the examination of families history. अब क्रॉस ब्रीडिंग जो एक्सपेरिमेंट है वो ऑलरेडी जो हम मेंडेलियन चीज़ें पढ़ चुके हैं ना, जिसमें हम डिफरेंट क्रॉस करवाते थे, यानी कि उसमें उससे ये लोग कह रहे हैं कि जो जो जीन एक जगह पे प्रेजेंट है उसमें क्या अल्टरेशन हो जाती है या क्या चीज़ें, यानी कि वाइल्ड टाइप से जब हम म्यूटेटेड टाइप में आते हैं उसमें हम उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि चेंजेस कहाँ पे हुई है। सेम इज़ द केस इन ह्यूमन के एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ फैमिलीज़ हिस्ट्री, जो पेडिग्री जिसको हम कहते हैं, यानी फैमिली की हिस्ट्रीज़ को देखते हुए उसको एनालाइज़ करके हम ये चीज़ें बता सकते हैं कि कहाँ से ये फाइलोजेनेटिक ट्री जो बनाते होते हैं, ठीक है? वहाँ से हमें फिर पता चल जाता है कि कहाँ से चेंजेज़ आ रही हैं, ठीक है? फिज़िकल मैपिंग यूजिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक टू examine DNA molecules directly in order to construct the map showing the position of sequence feature including genes. अब फिज़िकल मैप जो है वो हम कैसे बनाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक को यूज़ करके, और डीएनए के सीक्वेंस से, यानी कि डीएनए के मॉलिक्यूल को जिससे हम बनाते हैं क्या चीज़, ये मैप बनाते हैं, चाहे वो जीनोम मैप है, चाहे वो जीन मैप है या फिजिकल मैप है, ठीक है ना? जिससे हमें क्या पता चलता है, जिससे हमें पोजीशन ऑफ सीक्वेंस, ये नीचे जो अभी एक फिगर आएगी इसमें, तो उससे आप लोग को ये जगह चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है? दैट शोज द पोजीशन ऑफ द सीक्वेंस फीचर इंक्लूडिंग जीन्स, ठीक है? अब फिजिकल मैपिंग किस किस्म की हो सकती है? यहाँ पे 3 टाइप्स हैं फिजिकल मैपिंग की, कि 3 टेक्निक्स के थ्रू हम फिजिकल मैपिंग कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ रिस्ट्रिक्शन मैपिंग, which locates the relative position on a DNA molecule of the recognition sequence for restriction endonucleases. अब रिस्ट्रिक्शन मैपिंग क्या चीज़ है कि एंडोन्यूक्लियसिस को यूज़ करते हुए ये लोग कुछ ऐसी जगह, यानी कि ऐसे सीक्वेंस, जैसे मैंने ऊपर कहा था कि हम स्निप्स यूज़ करके या टैंडम रिपीट्स, तो वो एंडोन्यूक्लियसिस को यूज़ करके हम ऐसी चीज़ें वहाँ से फाइंड कर लेते हैं, रिलेटिव पोजीशंस हम उस मॉलिक्यूल में फाइंड कर लेते हैं जहाँ से हमें इजीली उस जीन का पता चल जाता है, ठीक है? सेकंड वन इज फ्लोरेसेंट इन सूट हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम फिश भी कहा कहते हैं, इन विच मार्कर्स लोकेट्स locations are mapped by hybridizing a probe containing the marker to intact chromosome. अब फ्लोरेसेंट जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है उसमें क्या चीज़ होती है कि हम क्या करते हैं कि मार्कर्स की लोकेशन को फिक्स कर लेते हैं, यानी कि मार्कर्स जो हमने डाले हैं उनको हम मैप कर देते हैं बाय हाइब्रिडाइजिंग अ प्रोब। अब हाइब्रिडाइजिंग अ प्रोब का क्या मतलब है कि हम उसमें कोई इस तरह के कलर फ्लोरिसेंट हम डाल देते हैं उस प्रोब में या उस मार्कर में, जो जिससे हमें पता चल जाता है कि क्रोमोसोम में कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना? अब वो डालते मतलब ये जो कलर डालने का जो मैं कह रहा हूँ या उसको फ्लोरेसेंट डालने का, इसका क्या मतलब है कि जब उसको एग्ज़ामाइन किया जाता है अंडर द यूवी रेज़ या इस तरह की रेज़ जिसमें उस तरह के फ्लोरेसेंट मौजूद हों, चाहे वो ब्लू कलर के हों या रेड कलर के हों, जब वो उससे गुज़ारे जाते हैं ना, तो वो जो यूवी लाइट या इंफ्रारेड कोई भी लाइट उस पे पड़ती है, तो वो ग्लो करने लग जाते हैं, फ्लोरेसेंट जो होते हैं, जो प्रोब में डाले होते हैं मार्कर में, ठीक है ना? जिसमें मार्कर पड़ा होता है, वो ग्लो करने लग जाते हैं, जिससे हमें उस यूवी रेज़ या जो इंफ्रारेड है उसकी मदद से हमें वो ग्लो जो है वो दिखने लग जाता है, और हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे प्रेज़ेंट है, ठीक है? The third one is sequence tracked site mapping, in which the position of short sequence are mapped by PCR or hybridization analysis of genome fragments. अब PCR जो है ये एक ऑथर है, यानी कि शॉर्ट सीक्वेंसेस आर मैप्ड बाय पीसीआर। अब पीसीआर क्या करता है? पीसीआर क्या करता है कि वो हमें शॉर्ट जो सीक्वेंसेस होते हैं या प्रोटीन सीक्वेंस होता है या जीन सीक्वेंस होता है, वहाँ से हम इजीली फाइंड करके देख सकते हैं। ये हमारे इसके एक्सपेरिमेंट्स में मौजूद है पीसीआर। ये हम इन सिलिको हम देख लेंगे कि पीसीआर वर्किंग कैसे करता है, ये फिर उस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा, ठीक है? लेकिन पीसीआर से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास उसमें बैंड्स बन के आ जाते हैं, शॉर्ट बैंड्स बन के आ जाते हैं, जिससे हमें उसकी लेंथ भी पता चल जाती है कि उस जीन की लेंथ कितनी है या उस प्रोटीन की लेंथ कितनी है, और बाकी वो कितने-कितने फासले पे और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, वो हमें फिर इन सिलिको, ये पीसीआर इन सिलिको यूज़ होता इन विट्रो यूज़ होता है। हमें इन विट्रो में ही पता चल जाता है कि उस जो प्रोटीन है या जीन है उसका वेट कितना है, उसका साइज़ कितना है, और उसके अदर फीचर्स जो हैं वो कौन-कौन से हैं, ठीक है?
ये एक वो है डायग्राम है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब इसमें ये क्या है, द फर्स्ट वन क्या है, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। आप अगर इसको देखें तो इसमें मुझे दो कलर्स नजर आ रहे हैं, एक ऑरेंज है और एक ब्राउन है। तो ये ऑरेंज जो है ये पूरा क्रोमोसोम है, और इस पे जो ये ब्राउन कलर है ये इसने जीन्स को असाइन वो किया अरेंज फॉर्म में ये जीन्स मौजूद हैं, ठीक है ना। अब इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे आते हैं, यानी कि क्रोमोसोम मैपिंग जो क्रोम ये हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन क्रोमोसोम मैपिंग इसने यहाँ पे बताई हुई है, जहाँ पे हम लोग मार्कर्स डालते हैं जीन मैप को करने के लिए, ठीक है ना। रिकम्बिनेंट एंड रेडिएशन हाइब्रिडेशन इसने लिखा हुआ है, हाइब्रिड्स लिखा हुआ है। अब मॉलिक्यूलर मार्कर वन यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा यहाँ प्रेजेंट है और तीसरा यहाँ प्रेजेंट है। अब इसकी और जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इन मॉलिक्यूलर मार्कर, अब यहाँ से ये जीन स्टार्ट हो जाता है यहाँ। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जब हम मॉलिक्यूलर मार्कर वन और मार्कर टू की पोजीशन को मार्क करते हैं, तो वहाँ से एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चल जाता है कि इन दोनों मार्कर्स के दरमियान जीन कहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। ये रिस्ट्रिक्शन मैपिंग देख लो। रिस्ट्रिक्शन मैपिंग में लॉन्ग कटर साइट्स, ये जो हमारे पास डायमंड शेप है और रेक्टेंगल या शेप वो शेप है, ट्राइंगुलर शेप है, ठीक है ना। इसके दरमियान फिर हम ये वाले मार्कर्स लगा देते हैं, यानी कि रिस्ट्रिक्शन मैप कर लेते हैं। यहाँ से हम साइट्स देख लेते हैं कि इन साइट पे इसने रिस्ट्रिक्शन जो इंडोन्यूक्लियेजेस है वो लगाया हुआ है, और वो वहाँ से उसको फिर जीन आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाता है। और द थर्ड वन इज फिजिकल मैपिंग, जिसमें याक कॉस्मेट या अलाइंग टैग्स यूज हुए होते हैं। अब इसको अगर वो उसके साथ कंपेयर करूं, ये पीसीआर के साथ ना, पीसीआर में भी इसी तरह के छोटे छोटे सीक्वेंसेस, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना, जिससे हम इजीली जीन को फाइंड करके उसका मॉलिक्यूलर वेट या जो आगे दूसरी चीजें हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसने यहाँ पे मैप किया हुआ है किस चीज को, इसने यहाँ पे ये वाला जो छोटा सा सीक्वेंस इसने दो डाले हुए हैं, दो साइड्स डाली हुई है, इसने दो टैग्स डाले हुए हैं अलाइंग टैग्स, उसको यहाँ पे इसने फिर मैप किया हुआ है इस सीक्वेंस पे, जो ये टी टी ए जी सी टी यहाँ से स्टार्ट होके टी टी ए टी पे खत्म हो रहा है, ये इतना छोटा सा इसने मैप किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह होती है मैपिंग। अब uses of gene mapping, it identify gene responsible for disease, यहाँ से हम जिस डिजीज के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है वो फाइंड कर सकते हैं। अब वो कैसे, क्योंकि एक हमारे पास वाइल्ड टाइप होता है। अब वाइल्ड टाइप कौन सी होती है, वाइल्ड टाइप जो नॉर्मल जीन होती है हमारे पास वो होती है, या नॉर्मल जीनोम जो हमारे पास होता है वो होता है। और दूसरा जो म्यूटेटेड होता है, उसमें वाकई नाम से बता रहा है कि जिसमें म्यूटेशन होगी, तो हम वहाँ से इजीली वाइल्ड टाइप और म्यूटेटेड से फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास इस डिजीज के लिए जीन कौन सा मौजूद है, क्योंकि उसमें वेरिएशन आ चुकी होती है। हेरिटेबल डिजीजेस, इसी तरह हम हेरिटेबल डिजीजेस कैंसर को भी फाइंड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीट्स। अब जो डिफरेंट ट्रीट्स आती है नेक्स्ट जनरेशन में, तो वहाँ से भी वो भी हम फाइंड कर सकते हैं कौन सी जीन्स आ रही हैं। प्लांट्स और एनिमल में डिफरेंट जीन्स जो है वो भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं, सिर्फ ह्यूमन में नहीं, प्लांट्स और एनिमल में भी हो सकते हैं। और डिजीज रेजिस्टेंस जो जीन है हमारे पास, जो जिस डिजीज को रेजिस्ट करते हैं, वो भी हमारे पास इसमें फाइंड हो जाते हैं। अब लास्ट जो हमारी ये एग्जाम्पल, इसको अगर मैं कह लूँ कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये क्या चीज़ थी। ये ह्यूमन का जो फुल फ्लैश सीक्वेंस था, जो फुल फ्लैश जीनोम का सीक्वेंस था, वो सीक्वेंस किया था इन्होंने इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो 2001 में उस वो सारा कंप्लीट हो गया, मतलब ड्राफ्टिंग वाला जो सिस्टम था उसका सारा कंप्लीट हो गया था, और 2003 में उसको कंप्लीटली कह दिया गया था कि ये इसके बाद कंप्लीट हो गया है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज एन इंटरनेशनल scientific research project with the goal of determining the sequence of chemical base pair which makes up human DNA and identify the mapping all of the genes of the human genome from both physical and functional standpoints. अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था ये एक लाजमी बात है, इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, जिसका गोल क्या था कि हम सीक्वेंस करें पूरे ह्यूमन का जो डीएनए है, हम उसके पूरे के पूरे जो सीक्वेंस वो है डीएनए, हम उसको सीक्वेंस करें केमिकल बेस पेयर में, और क्या चीज़ आइडेंटिफाई करें,
तमाम वो जीन्स जो ह्यूमन के जीनोम में मौजूद है और कौन-कौन से तरीके से फिजिकल या फंक्शनल स्टैंड पॉइंट या फंक्शनल तरीके से, ठीक है ना, मैपिंग से। तो ये उसका एम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। इट ओरिजिनली एम टू मैप द न्यूक्लियोटाइड containing the human haploid reference genome more than the 3 billion and the genome of any given individual is unique। अब वही इसका एम है कि न्यूक्लियोटाइड containing the human genome haploid reference genome, यानी कि ह्यूमन में जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स थे वो इसका जो है मेन एम था उनको आइडेंटिफाई करना, जो कि 3 बिलियन से भी ज़्यादा थे, ठीक है ना? जीनोम ऑफ एनी गिवन इंडिविजुअल इज़ यूनिक। मैपिंग ऑफ द मैपिंग द ह्यूमन जीनोम इन्वॉल्व द सीक्वेंस मल्टीपल वेरिएशन ऑफ ईच जीन। अच्छा, इन May 2016 the scientists considered extend the HGP Human Genome Project to include creating a synthetic human जीनोम। अब 2016 में कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि हमें इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करना चाहिए और क्या चीज़ इसमें इंक्लूड करनी चाहिए, एक सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम, यानी कि सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम इसमें ऐड करना चाहिए और फिर इसके बाद प्रोसेस एक्सटेंड हो गया, ठीक है ना। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ब्रीफली जो था वो ये था, वैसे ये काफ़ी लंबा है, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जीन मैपिंग पे, जो हमने डिस्कस किया बहुत ब्रीफली हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर है आपकी जीनोमिक्स जिस सेमेस्टर में, तो उसमें आप लोग ये डिटेल से पढ़ोगे। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर।